दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी का। आज हमारे साथ हैं बीएसपी के अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश बसपा अध्यक्ष विश्वनाथ पाल जी। विश्वनाथ पाल जी से जो मुलाकात थी वो बहुप्रतीक्षित मुलाकात थी और आज हम लखनऊ में हैं, तो आज हम बातचीत करेंगे विस्तार से तमाम मुद्दों पर। विश्वनाथ पाल जी से काफ़ी ज़्यादा सक्रिय रहते हैं, ग्राउंड पर ज़्यादा दिखते हैं, जहाँ भी अत्याचार होता है बहन जी का आदेश आते ही, निर्देश आते ही तुरंत ग्राउंड पर पहुंच जाते हैं। पीड़ितों को, शोषितों को, वंचितों को न्याय दिलाने का काम करते हैं ग्राउंड पर। बसपा इस समय बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रही है। मायावती जी भी सोशल मीडिया पर भी सक्रिय हैं, बहुत ज़्यादा सक्रिय हैं, हर मुद्दे पर राय रख रही हैं। विश्वनाथ पाल जी, देसी टीवी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपको। अभी उत्तर प्रदेश की अगर मैं राजनीति की बात करूं तो बीएसपी इस समय कहाँ है? देखिए, उत्तर प्रदेश में जो बहुजन समाज पार्टी की तैयारी है, निश्चित है कि जिस तरीके से 2007 में ज़मीनी स्तर पर एक भाईचारा तैयार करके बहुजन समाज पार्टी ने इस देश के बड़े प्रदेश में अकेले अपने दम पर सरकार बनाने का काम किया था। फिर बहुजन समाज पार्टी माननीय बहन जी के गाइडलाइन पर, निर्देश पर, फिर 2027 में 2007 के तर्ज पर ज़मीनी स्तर पर एक भाईचारा तैयार करके अपनी सरकार बनाने की तैयारी में लगी है, जिस पे हमारे लोग आज जो बहुजन समाज पार्टी का खास जो है, जैसे एक बहुजन समाज पार्टी, दूसरा बामसेफ, तीसरा बहुजन वॉलंटियर फोर्स और चौथा अभी माननीय बहन जी ने जो पहले एक भाईचारा बनता था, सभी ओबीसी समाज को जोड़ करके एक भाईचारा तैयार करने का काम बहन जी ने किया है। उसी पे हम लोग लगे हैं कि आज की डेट में माननीय बहन जी के निर्देश पर हमारा सभी पदाधिकारी, चाहे वो कोऑर्डिनेटर हो, चाहे कोई प्रदेश का हो, जिले का हो, विधानसभा का हो, ये बूथ पर जा करके बूथ की सेक्टर की कमेटी बना रहे हैं और गांव-गांव में मीटिंगें करके बहुजन समाज पार्टी ने जो काम किया है गरीबों के लिए, सर्व समाज के लिए, वो बता करके फिर कमेटी बन रही है। और बामसेफ के लोग भी हमारे ये अपनी टीम तैयार कर रहे हैं, बहुजन वॉलंटियर से लोगों की टीम तैयार हो रही है। और ख़ास तौर पर जो ये ओबीसी समाज का संगठन बना है, इस पर अभी 25 मार्च को माननीय बहन जी ने बुला करके जो जिले के संयोजक बने थे उनको बहन जी ने खुद गाइडलाइन दिया था। जी जी। और वो लोग भी जा करके विधानसभा स्तर पर संयोजक दो बनाए हैं और उनको ले करके ग्राउंड पे, गांव स्तर पर जा करके वो पिछड़े समाज की सभी जातियों को इकट्ठा कर रहे हैं। फिर वो वहाँ पर बहुजन समाज पार्टी ने जो काम किया है। आपने सभी जातियों, समाज के जातियों की बात की। मान्यवर कांशीराम जी के युग में, दौर में कई सारे समाज के नेता हुआ करते थे, निषाद, मौर्य, तमाम ईटीसी। आप पाल समाज से आते हैं, आप बीएसपी से कब जुड़े और ऐसी क्या खास बात है कि आप जुड़े रहे और बहुत सारे लोग निकल गए? देखिए, बहुजन समाज पार्टी से मैं लगभग 90-92 से जुड़ा हूँ और तमाम मेरे जानने वाले, मेरे बड़े नज़दीकी लोग भी बहुजन समाज पार्टी छोड़कर गए। और इस चीज़ का मुझे दुख भी रहा है। अच्छा। कि जिस समाज में वोट पड़ना शुरू हुआ 1952 में, बीएसपी का गठन हुआ 1984 में, लगभग 32 साल तक जिस समाज के लोगों को बाबा साहब के दिए हुए वोट के अधिकार के बल पर वोट देने का अधिकार तो था, लेकिन वोट लेने का अधिकार नहीं था, जिस समाज के लोगों को किसी दल ने, एक भी व्यक्ति को चुनाव नहीं लड़ाया, ऐसे समाज में से, क्योंकि कोई नेता था ही नहीं, जी, ऐसे समाज से एक नए नए नौजवानों को निकाल करके बहुजन समाज पार्टी ने एक नेता तैयार किया। और ये नेता लोग जब बहुजन समाज पार्टी रूपी नर्सरी में नेता तैयार हो गए, जी, तो उनको दूसरे दल के लोग पूछने लगे। तो वो अपने बेटी के चक्कर में, अपनी पत्नी के चक्कर में, अपना धन कमाने के चक्कर में वो जो बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर जाने लगे, तो मुझे इस बात की बड़ी तकलीफ़ हुई कि मैं तो धन्यवाद देता हूँ माननीय कांशीराम साहब को, मान्य बहन जी को, कि जिन्होंने जब बहुजन समाज पार्टी बनी तभी से एक नारा आया कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, यानी जिस जाति की जिस तरह संख्या होगी उस जाति पर उसको हम भागीदारी देंगे। ये इस देश में पहली पार्टी तैयार हुई। ठीक। और उसी की देन है कि जो माननीय कांशीराम साहब अक्सर बोला करते थे, उनका वीडियो आप सुनेंगे तो भाषण आपको मिलेगा, कि इस देश में 78 ऐसी जाति के लोग थे
जिनको वोट देने का अधिकार तो था लेकिन चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं था, उनको बहुजन समाज पार्टी माननीय कांसीराम साहब मान्य बहन जी ने लड़ा करके उन समाज में नेता तैयार किया है। ऐसी क्या वजह थी? आपने कहा दुख है आपको, तो ऐसी क्या वजह थी कि वो लोग छोड़ के गए या निकाला गया? और कैसे निकाला गया, क्यों छोड़ के गए, क्या बता सकते हैं? जिससे कोई ना निकले या लाए। आप तो कोशिश कर रहे हैं आप लोग लाने के लिए लोगों को। देखिए, मैं बता दिया कि जब उनको, क्योंकि उस समाज में कोई नेता नहीं था, तो बहुजन समाज पार्टी रूपी नर्सरी से तैयार करके नेता तैयार किए गए थे वो। लेकिन जब वो नेता हो गए तब वो दल के लोग जो कभी इन समाज के लोगों को कभी चुनाव लड़ाए नहीं थे, उनको एक ये तकलीफ होने लगी कि अब तो लगता है कि जैसे पाल, प्रजापति, नाई, बढ़ई, लोहार, कुम्हार, राजभर, बिंद, मल्ला, चौहान, प्रजापति, नाई, बढ़ई, इन जाति के लोगों का वोट लोग बेवकूफ़ बना के लेते रहे। जब बहुजन समाज पार्टी ने उनमें नेता तैयार कर दिया तब उनको एक तकलीफ हुई कि अरे अब तो इस समाज में नेता हो गए, अब ये समाज इन नेताओं के साथ जुड़ करके बहुजन समाज पार्टी के साथ माननीय कांसीराम साहब ने जो तैयार किया SC ST की एक बड़ी गठरी वोटों की, और फिर माननीय साहब ने कहा कि आप जो छोटी छोटी गठरी वाले समाज हो, जिनको आज तक किसी दल ने नेता नहीं बनाया, मैं उनको बनाना चाहता हूँ। आप उनको इकट्ठा करके एक बड़ी गठरी करके ये SC ST के साथ जुड़ जाओ, फिर हम हुकूमत करेंगे, फिर आपको भी मंत्री विधायक बनने का मौका मिलेगा। ये इकट्ठा करके तैयार तो कर लिया गया, लेकिन तब उनको तकलीफ होने लगी जो बिना इनको कुछ दिए इनके वोट पर हुकूमत करते थे। तो उन लोगों ने इन लोगों को लालच दिया, चाहे बेटी को भी MP विधायक बना देंगे, पत्नी को भी बना देंगे, धन भी मुहैया करा देंगे। इस तरह से लालच में आकर के जो हमारे BSP तैयार किए हुए नेता थे, मतलब कि BSP के नेताओं को लोग लोभ देते हैं। लोभ दे करके तो यहीं पर उनको सवाल ये है कि क्या विश्वनाथ पाल जी को भी लोभ लालच दिया जाता रहा है समय समय पर? देखिए, ये तो कई बार ऐसी परिस्थिति आई, लेकिन मैंने, क्योंकि मैं राजनीतिक, मेरा परिवार कभी नहीं था, मैं नहीं था, मेरा समाज भी नहीं था। बहुजन समाज पार्टी की देन है जो आज जितने भी नेता हमारे समाज में दिखाई पड़ेंगे वो बहुजन समाज पार्टी के तैयार किए हुए लगभग 99% नेता हैं। 1-8% मैं सोच सकता हूँ, खासतौर पर यूपी में मैं जो देख रहा हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा हूँ कि अगर बहुजन समाज पार्टी ने मुझे नेता तैयार किया है, बनाया है, तो मैं कभी भी, कितना भी कोई लालच लोभ देगा, मैं जब तक जिंदा रहूँगा तब तक बहुजन समाज पार्टी मूवमेंट में ही काम करता रहूँगा। इसको छोड़ के मैं जाने वाला नहीं हूँ, और इसके लिए चाहे जो जितना लालच देगा। आपने कहा छोड़ के जाने वाला नहीं हूँ, लेकिन अगर आपके खिलाफ कुछ ऐसी रिपोर्ट मिल जाए, जैसे एक होता है पार्टी से निकालने के लिए आता है, एक शब्द है अनुशासनहीनता, गुटबाजी, आरोप लगा पार्टी से निकाल लिया जाता है। कोई बात नहीं, अगर माननीय बहन जी का कभी इस तरह मेरी कोई त्रुटि होगी, गलती होगी, तो मैं बहन जी से क्षमा मांगूंगा, बहन जी मुझसे गलती हो गई। इसके बाद भी अगर बहन जी नहीं माफ़ करती हैं तो मैं किसी दल में जाने वाला नहीं हूँ। मैं जो कर पाऊँगा अपने समाज में करता रहूँगा। जी, आपने मतलब ठान लिया है कि हम बसपा में ही हमेशा रहेंगे? ये मैं 90-92 से हूँ, आज तक बड़ा चढ़ाव उतार आया, लेकिन मैं कभी BSP के अगेंस्ट बात नहीं किया हूँ, ना मैं सुन सकता हूँ। बसपा में पावरफुल कौन है, कोऑर्डिनेटर या अध्यक्ष उत्तर प्रदेश में? देखिए, बहुजन समाज पार्टी में हमारे नेता मान्य बहन जी हैं। ठीक है। बाकी जो भी बहुजन समाज पार्टी में, चाहे मैं खुद प्रदेश अध्यक्ष हूँ, चाहे कोऑर्डिनेटर है, वो एक काज करता है, और मान्य बहन जी की जो गाइडलाइन आती है उसी पे हम सब लोग मिलकर काम करते हैं। जी, क्या क्या पावर है आपके पास अभी? पावर का कोई मतलब नहीं होता है। बहन जी ने जो प्लानिंग करती हैं उस प्लानिंग पे हम लोग काम करते हैं। हाँ, नहीं, जैसे आपको कोई अप्रोच करे कि हमें चुनाव लड़ना है, या आपको कोई पसंद आ जाए, तो उस स्थिति में आप क्या करते हैं? निश्चित है कि अगर वो चुनाव लड़ने लायक है, हमारे BSP के कैडर के हिसाब से है, चुनाव जीत सकता है, तो मैं बहन जी से बात करके, उसकी मुलाकात करके, और बहन जी से निवेदन करूंगा कि बहन जी ये मेरे पास आए थे, चुनाव लड़ना चाहते हैं, इनकी स्थिति समाज में ठीक है, मैं बहन जी से मुलाकात करा दूंगा, निर्णय बहन जी को लेना है। यानी आप सिर्फ एक सिफारिश लेके जाएंगे? निश्चित है कि हमने पहले ही बोल दिया कि बहुजन समाज पार्टी सिर्फ राजनीतिक दल नहीं है, ये एक मूवमेंट है, मिशन है, और बहुजन समाज पार्टी एक परिवार रूप है, परिवार की तरह है। तो परिवार में अगर कई मुखिया होते तो परिवार नहीं चलता है। ये सिर्फ राजनीतिक दल नहीं है, बहुजन मूवमेंट है, मिशन है। अभी चुनाव लड़ने का ख्याल आया? नहीं, कभी नहीं। मान्य बहन जी हमारी नेता है, बहन जी जब कुछ जो भी जिम्मेदारी देंगी मैं वही जिम्मेदारी निभाता रहूँगा। मन में तो होगा पाल साहब के कि हम भी सांसद बने, राज्यसभा जाएं?
नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैंने बोल दिया कि जो बहन जी की गाइडलाइन होगी, क्योंकि मेरे खानदान में कभी कोई विधायक मंत्री नहीं था, कभी कोई प्रधान भी नहीं था, तो बहन जी ने जो सम्मान दे दिया, इतना तो बहुत बड़ा सम्मान है। इसके अलावा आपके लिए राज्यसभा के बराबर बहुत है। राज्यसभा और एमएलसी बन के क्या करना, जिन लोगों को बहन जी ने बनाया वो तो आज बीएसपी के साथ खड़े नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि ये कमी आ जाए। देखो, मैं एक चीज़ जानता हूँ, मोमेंट के साथ जो खड़ा होगा, मिशन के साथ खड़ा होगा, वो कभी राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा के लिए इस मूवमेंट को छोड़कर नहीं जाएगा। लोग बड़ी खिल्ली उड़ाते हैं सोशल मीडिया पर भी कि मूवमेंट करते हैं लेकिन पार्टी बची नहीं है। देखिए, अभी इस पे आप जो कह रहे हैं कुछ इसमें शायद कम कह पा रहे हैं। लोगों का कहना है कि बीएसपी में नेता नहीं बचे हैं। बीएसपी में नेता नहीं बचे हैं, बीएसपी खत्म हो गई है। तो बीएसपी कभी खत्म नहीं हो सकती। बीएसपी के साथ एक साजिश तो हो सकती है, और जिसके साथ साजिश होती है तो साजिश करके किसी को कमजोर किया जा सकता है, लेकिन मिटाया नहीं जा सकता। अगर बीएसपी इतनी कमजोर है तो बीएसपी के पीछे लोग क्यों पड़े हैं? यही तो है। ये तो उनसे सवाल करिए कि अगर बीएसपी खत्म हो गई, बीएसपी कमजोर है, तो ये सारे दल के लोग खाली बीएसपी के पीछे क्यों पड़े हैं? दूसरी चीज जो बात होती कि नेता नहीं है, बहुजन समाज पार्टी नेताओं के बल पर नहीं तैयार हुई है। बहुजन समाज पार्टी में हमारे मानवर कांसीराम साहब, मान्य बहन जी, दो ही नेता रहे। बाकी बहुजन समाज पार्टी किसी नेता को तोड़ करके चुनाव नहीं लड़ाया। बहुजन समाज पार्टी रूपी नर्सरी में तैयार करके कार्यकर्ताओं को लड़ा करके नेता बनाने का काम किया है। ये सरकार जो बनी है तो किसी नेता के बल पे नहीं बनी थी, या किसी नेता को चुनाव लड़ा के विधानसभा, लोकसभा जो हमारे सीटें आई, ये नहीं आई थी। ये कार्यकर्ताओं के बल पर आई थी। फिर उसी तरह से कार्यकर्ताओं के बल पर बहुजन समाज पार्टी फिर से इन्हीं कार्यकर्ताओं के बीच से नेता तैयार करेगी, फिर अपनी सरकार बनाएगी। अच्छा, अभी तो गठबंधन का युग चल रहा है। एनडीए या इंडिया या बहुत सारे अलायंस देख रहे हैं आप। खुद बीजेपी भी 28-34 दलों को लेकर साथ में चल रही है। बीएसपी क्यों बार बार खुद को आइसोलेट करती है? बहुत सारे विचारधारा के दल आपके आसपास भी मौजूद हैं, क्यों नहीं आप लोग एक महागठबंधन बनाते? देखिए, अगर उनकी विचारधारा एक होती तो बहुजन समाज पार्टी के अलग दल नहीं बनाते। ठीक, उनकी विचारधारा बहुजन समाज पार्टी से नहीं मेल खाती है, इसीलिए उन्होंने दल बनाया है। और जहाँ तक है बहुजन समाज पार्टी को, कि बहुजन समाज पार्टी गठबंधन नहीं करती है, तो हमने इस देश के बड़े प्रदेश में बिना किसी गठबंधन की सरकार बना चुके हैं, जनता का गठबंधन करके। और फिर इस चुनाव में भी हम जनता का गठबंधन मजबूत बनाने चल रहे हैं और बना रहे हैं। इसी जनता के गठबंधन के बल पर फिर हम उत्तर प्रदेश में और बहुमत की सरकार बना करके माननीय बहन जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। चंद्रशेखर चुनौती हैं कुछ? कुछ नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि अभी आपने देखा है 9 सीटों पर उपचुनाव हुआ था, और फिर उस चुनाव में सरकारी तंत्र का बड़ा दुरुपयोग हुआ था। अच्छा, ईवीएम का भी दुरुपयोग शुरू से चल रहा है। ठीक। बहन जी ने कहा कि अगर चुनाव आयोग सरकार के जो बेईमानी करा रहे हैं, अगर इसको संज्ञान में चुनाव आयोग नहीं लेता है तो हम आगे से उपचुनाव नहीं लड़ेंगे। तो एक उपचुनाव हुआ अयोध्या मिल्कीपुर में। उस चुनाव में बहुजन समाज पार्टी नहीं लड़ी, और जिनका आप नाम ले रहे वो चुनाव लड़ रहे थे। अगर बहुजन समाज पार्टी नहीं लड़ी और वो युवाओं के नेता हैं, बहुजनों के नेता हैं, तो जब बहुजन समाज पार्टी नहीं लड़ी तो वहाँ उनको कम से कम 25-30 हज़ार वोट तो ले आना था। 5,000 भी नहीं क्रॉस हुआ, तो वो कहाँ से विकल्प हैं? उनको तो विकल्प मीडिया के लोग बना देते हैं। क्या एससी समाज के लोग केंद्र में और सांसद नहीं हैं, कि केंद्रीय मंत्री नहीं है? नहीं, उनको इसलिए भी बनाया जाता है क्योंकि उनका सब कुछ नीला नीला है। तो नहीं, नीला नीला तो अभी आपने देखा है कि माननीय अखिलेश यादव जी 14 अप्रैल को जब पुष्प अर्पित करने बाबा साहब को गए थे, तो वो भी नीला गमछा डाल लिए थे। उनको लगता है कि ना उनको अपने नेताओं पर भरोसा रह गया, और ना तो अपने उनके लाल रंग के गमछे पर भरोसा रह गया। अच्छा, एक तस्वीर जो वायरल हो रही है, अखिलेश जी और अंबेडकर साहब की जो पिक है, हाफ करके काट के लगा दी गई है। क्या भावनाएं आहत हुई हैं बहुजन समाज की? ये घोर निंदनीय है। ये बाबा साहब का बहुत बड़ा अपमान है। बाबा साहब की मूर्ति को काट करके, बाबा साहब की मूर्ति को काट करके और उसमें अखिलेश यादव जी की आधी फोटो लगा करके उनके कोई विंग का अध्यक्ष ले करके गया, और जब माननीय अखिलेश यादव जी को भेंट कर रहा है तो उनको इस चीज़ के लिए मना करना था। जैसे अब वो बोल रहे हैं, अब वो बोल रहे हैं कि मेरे विंग का एक कार्यकर्ता लेके आया, मैं उसको समझाऊंगा, दोबारा किसी महापुरुष के साथ छेड़छाड़ी नहीं करेगा। तो उस वक्त तो भी समझा सकते थे, जब उनके पास उनके विंग का अध्यक्ष
बाबा साहब की फोटो को काट करके अखिलेश यादव की फोटो लगा करके लेके गया, तो इनको कहना था भाई इतना गलत काम करके क्यों आ गए तुम। अरे बाबा साहब विश्व के विद्वान हैं, हम बाबा साहब बराबर नहीं हो सकते, लेकिन उस वक्त तो उनको लगा कि अब हम बाबा साहब के बराबर हो गए हैं। अच्छा बहन जी, अखबार ज़्यादा पढ़ती हैं, टीवी देखती हैं? देखिए वो बहन जी अखबार भी पढ़ती हैं, टीवी भी देखती होंगी। अब हम लोग तो हर वक्त बहन जी के साथ रहते नहीं, जब बहन जी कोई बुलाया या हम किसी जैसे इस तरह की तस्वीरें वायरल हो रही हैं तो कैसे उनको पता चलता होगा? नहीं, बहन जी के अपने तंत्र हैं, टीवी भी देखती होंगी, पेपर भी देखती होंगी, बाकी लोग भी बताते होंगे, हम लोग भी बता देते हैं जो बात इस तरह की आती है। लेकिन जो अखिलेश यादव जी समाजवादी ने इस तरीके से बाबा साहब के साथ एक कृत्य किया है, निंदनीय है। इस पर समाजवादी पार्टी को माफ़ी मांगना चाहिए। मैं तो ये कहूँगा कि समाजवादी पार्टी आज कोई नया नहीं कर रही है। जब इनके पिताजी थे समाजवादी के संस्थापक जी, उस वक्त भी अभी बगल गोमती नगर में मान्या बहन जी ने बाबा साहब के नाम से स्मारक बनाया, पार्क बनाया। जब वो पार्क पहला पार्क था बाबा साहब के नाम पर बनाया गया, तो उस वक्त भी समाजवादी पार्टी ने कहा था कि ये अय्यासी का अड्डा बन रहा है। बाबा साहब के पार्क को समाजवादी के लोग अय्यासी का अड्डा बोल रहे थे। और फिर मानवर कांशीराम साहब जिंदा थे, मानवर कांशीराम साहब ने, मान्या बहन जी ने निंदा एवं धिक्कार विशाल रैली, मानवर कांशीराम साहब का जो जी स्मारक है वहां पर बड़ी रैली करने का काम किया गया था। अभी रैली आप लोग क्यों नहीं कर रहे हैं बहुत ज़्यादा से ज़्यादा? निश्चित है वो मान्या बहन जी की रणनीति है, जब उनके समझ में ये बात आएगी तो फिर रैली शुरू हो जाएगी। अभी तो चुनाव में रैली हमारी खूब हुई थी। मैं ग्राउंड पे भी रहता हूं तो लोग कहते हैं बहन जी बस आएँ, मीडिया में आए, संबोधित करें। देखिए एक चीज़ तो यह है कि कुछ एक साजिश के तहत, अच्छा, जैसे अभी चुनाव जो लोकसभा का हुआ था, तो ये भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की एक मिली भगत थी जी जी, कि इन्होंने एक तरफ एनडीए खड़े हो गए 38 दल, और एक तरफ इंडिया 28 दल, ठीक है। और एक ये भूमिका तैयार की है कि एक कहेगा कि हम संविधान बदलेंगे, जैसे हमारे यहाँ लल्लू सिंह सांसद ने कहा 400 पार लाएंगे, संविधान बदलेंगे, ठीक है। और एक तरफ इंडिया गठबंधन के लोगों ने कहा हम संविधान बचाएंगे। जबकि बाबा साहब का संविधान बाबा साहब ने इतना मजबूत बनाया है कि उसको आसानी से बदला नहीं जा सकता। जो सरकार है उसकी आर्टिकल अभी को जो बदल सरकार है उसकी नीयत पर आपको शक नहीं है कि वो ऐसा कर सकती है? ये पूरी बात हो जाए, जी बाबा साहब के संविधान को इतना आसानी से बदला नहीं जा सकता। उनकी जो आर्टिकलें लिख करके गए हैं, जिस धारा के तहत हम लोगों को लाभ मिलता है, उस आर्टिकल को बदल करके किसी का फायदा और नुकसान किया जा सकता है। और इस चीज़ को समाजवादी ने भी खूब किया है, कांग्रेस ने भी खूब किया है, भारतीय जनता पार्टी ने किया है। जैसे बहन जी ने जब अपनी सरकार में बैकलॉग भर्ती कर रही थी, SC ST OBC की, जो बाबा साहब के आरक्षण दी हुई नौकरियां खाली पड़ी थी, उस नौकरी को जो बहन जी पूरे देश में किसी नेता ने भर्ती नहीं किया अभी तक, बैकलॉग की बहन जी भर्ती कर रही थी। ठेकेदारी में आरक्षण बहन जी ने दिया, अधिकारियों का प्रमोट बहन जी ने किया। तो यही समाजवादी के लोग 7 से 12 तक की सरकार में जो भी काम बहुजनों के हित में बहन जी ने किया था, यहाँ तक कि जो बड़े बड़े ज़िले थे उनके विकास के लिए बहन जी ने ज़िला छोटा छोटा बनाया, और उन जिलों का नाम भी बहुजन में जन्मे महापुरुषों के नाम से रखा। तो ये जो समाजवादी की सरकार जैसे 12 में बनी है, तैसे जो माननीय अखिलेश यादव जी एक OBC समाज के थे, इन्होंने बैकलॉग की भर्ती रोक लगाया, ठेकेदारी का आरक्षण छीना, अधिकारी जो प्रमोट से डिमोशन किया, और यहाँ तक कि बाबा साहब के नाम से बने जिले जिसका नाम भीमनगर था, उसको बदल के समाजवादी पार्टी ने वो कर दिया, संभल कर दिया। उधर मानवर कांशीराम साहब के नाम से बने जिले को बदलकर कासगंज कर दिया। छत्रपति साहू जी महाराज के नाम से जिले, छत्रपति साहू जी महाराज कौन थे? OBC समाज के, कुर्मी समाज जन्मे, पिछड़े समाज जन्मे, और एक पिछड़े समाज का मुख्यमंत्री उनके नाम को खत्म करके उनका अपमान कर रहा है। अखिलेश जी शूद्र हैं कि नहीं? अगर उनको ये मालूम होता हम शूद्र हैं, तो ये जो SC ST समाज के हित में काम था इसको निरस्त नहीं करते। क्योंकि उनकी जब सरकार गई है, माननीय योगी जी जब मुख्यमंत्री बने हैं, तो उन्होंने उनका घर धुलाया। मैं तो धन्यवाद देता हूं योगी जी को कि अच्छा हुआ जो उनका घर धुला दिए, वरना अखिलेश यादव जी को महसूस भी ना होता कि मैं भी शूद्र हूं। अब वो हाँ, उन्होंने कहा कि योगी जी ने मेरा घर धुलाया, मैं शूद्र हूं। लेकिन इतने बड़े नेता के बेटे, इतने पढ़े लिखे होकर के 5 साल सरकार चलाते बीत गया, उनको ये महसूस नहीं हुआ कि मैं OBC का हूं, मैं शूद्र हूं। मैं शूद्र इसलिए नहीं कहता हूं कि बाबा साहब के बनाए हुए संविधान में कहीं शूद्र का जिक्र नहीं है, लेकिन माननीय अखिलेश यादव जी को ये नहीं पता चला कि मैं OBC का हूं।
ये तो धन्यवाद दो योगी जी को कि उन्होंने जब घर धुलाया तो इनको मालूम हुआ कि मैं भी शुद्ध समाज से आता हूँ, पिछड़े समाज से आता हूँ। और अगर इनको शायद मालूम होता तो या तो ये ओबीसी समाज की SC ST और बैकलॉग की भर्ती अगर इन्होंने रोका तो या तो इनको मालूम नहीं था कि हम ओबीसी हैं, और या तो ओबीसी के साथ धोखा था, और या तो भारतीय जनता पार्टी के कहने के बाद इन्होंने किया था। आकाश आनंद जी को लेकर कुछ खबर है? कब तक आप लोग ला रहे हैं उन्हें कोऑर्डिनेटर, या क्या बनाएंगे आगे? देखिए, हमने अभी आपको पहले ही कहा कि माननीय बहन जी हमारी नेता हैं, चाहे हमारे आकाश आनंद भाई हों, चाहे मैं हूं, चाहे कोई कोऑर्डिनेटर हो, माननीय बहन जी की जो गाइडलाइन आएगी उस पर वो काम करना शुरू कर देंगे। नहीं, अभी अंदर खाने क्या चल रहा है? बहुत तारीफ कर रही हैं बहन जी आजकल। देखिए, नहीं तो वो तारीफ के काबिल हैं, तारीफ के काबिल हैं। निश्चित है। उनके आने के बाद नौजवानों में एक जोश आया, जिस दिन वो खाली बहन जी ने कह दिया कि फिर से मैं उनको वापस ले रही हूँ। और ये सही है कि नौजवान जोश ठंडा भी तो पड़ा बीच में। नौजवान हैं, कभी कभी नौजवान हैं, सीख रहे हैं पार्टी का काम। हो सकता कोई गलती हो गई, आप उन्होंने अभी भी आप परिपक्व मानते हैं कि परिपक्व? नहीं, देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि जीवन भर कोई भी व्यक्ति अगर सही रूप में राजनीति में है या किसी क्षेत्र में है, पूरे जीवन भर सीखता रहेगा। सीखने का काम बंद नहीं होता है। अभी तो उनकी उम्र हमें लगता है 29-30 साल है। जी। और उन्होंने बहन जी से कहा कि मुझे बहन जी अगर कोई गलती भूल मुझसे हुई तो माफ़ करिए। मैं धन्यवाद देता हूं बहन जी को। जयप्रकाश में क्या कमी रह गई? देखिए, अब वो जयप्रकाश जी हैं, वो बहुत बड़े नेता हैं, और वो भी बहुजन समाज बड़े पार्टी नेता के। मान रहे हैं आप? नहीं, हम नहीं मानते, वो अपने आप को मान रहे हैं। आपने कहा बड़े नेता हैं। नहीं, अरे कोई मान रहा था, हम उसका काहे बेइज्जत करेंगे भाई? अगर वो अपने आप को बड़ा नेता मान रहे हैं, क्योंकि वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बहन जी ने बनाया, और वो उस चीज़ को सहेज पाते तो शायद आज अंदर होते। और फिर आज मैं देख रहा हूं कि बार बार वो, अभी आपने भी इंटरव्यू लिया था, तो कह रहे थे मुझे आधे प्रदेश की सीट दे दी जाए, मुझे एक सीट दी जाए। और क्या ये घमंड है उनका? नहीं, इसके और ये भी कह रहे हैं, एबिलिटी नहीं, ये भी कह रहे हैं कि मैं लगातार बहुजन मूवमेंट में काम भी कर रहा हूं। अच्छा, जरा आप इस पे आइए ध्यान से। ठीक है, बताइए। आप वो आधी सीट लेकर जिताने का ठेका ले रहे हैं, एक सीट दे दो जिताने का ठेका ले रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं मैं बहुजन मूवमेंट में काम भी कर रहा हूं। अभी 22 में भी बस बना के रथ यात्रा लेके भी निकले थे। तब क्या करने निकले थे? कमजोर करने की मजबूत करने? आपको क्या लगता है कमजोर करेंगे? मैं नहीं कह रहा हूं। अगर वो उनके अंदर ये कुव्वत है, ये उनका कहना है, तो जब वो निकले थे तो पार्टी कमजोर क्यों हुई? अच्छा, आप मानते हैं उनकी वजह से पार्टी कमजोर हुई? नहीं, मैं उनको कुछ नहीं मानता हूं ना, उनको ये, लेकिन वो खुद कह रहे हैं ना इस बात को कि मुझे अगर आधी सीट दे जिता दें, तो आपने तो काफी सीटों पर दौड़ा किए थे। क्या ये सब सुन के बहन जी उन्हें वापस ला सकती हैं? देखिए, ये मेरे अंडर का मामला नहीं है। ये माननीय बहन जी का जो निर्णय होगा वो आप सिफारिश तो कर सकते हैं ना, कम से कम? क्या लगता नहीं, मेरी कभी उनकी ना बात हुई ना मुलाकात हुई, ना सिफारिश बात ही नहीं हुई? कभी जीवन में नहीं हुई अभी तक। लेकिन आप 92 से बसपा में हैं। नहीं, मैं हूं, जब वो उपाध्यक्ष थे तब आए थे, भाषण दे रहे थे, तो वो बहुत बड़े नेता थे, वो छोटा नेता था। मैं सामने बैठ के सुन लिया, चला गया, तभी मेरी व्यक्तिगत बात नहीं हुई। अच्छा। हाँ, तो ऐसे लोग क्या पार्टी को मजबूत कर रहे हैं या कमजोर कर रहे हैं, ये तो बताइए। वो उनका मकसद है। हम उनको न ये कहेंगे कमजोर कर रहे हैं, ना ये कहेंगे बढ़ाएंगे। बहुजन समाज पार्टी के अपने कार्यकर्ताओं के बल पर फिर मजबूत होगी, फिर सत्ता में आएगी। मौर्य दूसरे के और भरोसे राजभर जी को लेके क्या कहेंगे? आजकल बड़ी तारीफ कर रहे हैं बहन जी। देखिए, ये तो हमेशा ये मौर्य जी बोलते हैं ना कि मैं जहाँ रहता हूँ सरकार बनती है, लेकिन ये बसपा में थे तब भी चुनाव हार गए थे। मैंने MLC बनाया, समाजवादी में गए तब भी चुनाव हार गए। ये अखिलेश जी ने इनको MLC बना के मंत्री बनाया, और अब पार्टी बनाए हैं तो क्या कर रहे हैं वो उनसे पूछो। भाई, भाषण देना कि हमने सब कुछ कर दिया, एक विधानसभा खुद तो बेचारे जीते नहीं। 27 में गठबंधन ही अकेले लड़ेंगे? देखिए, अभी तक जो मान्या बहन जी की गाइडलाइन है कि हम 2007 के तर्ज पर जनता का गठबंधन करके, एक भाईचारा तैयार करके हम 27 में सरकार बनाएंगे 2007 के तर्ज पर। लगता है हो जाएगा? निश्चित, एकदम पूरे कॉन्फिडेंस में मैं हूँ। क्योंकि देखिए, एक बात है कि 2007 से लेकर के 12 तक भाई जी की सरकार उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है, और फिर 12 से 17 तक समाजवादी की सरकार देखा है। जिस सरकार में बहुजन समाज में जन्मे महापुरुषों के बने जिले या संस्थाओं का नाम बदल तो बात हो गई। अब बताइए, ये जो 17 से 17 से जो अभी चल रहा है उसके बारे में बताइए। हम बता रहे हैं, अपमानित करने का काम किया, ठीक है, और चाहे हमारी योजनाओं खत्म करने का काम किया, चाहे गुंडई चरम सीमा पर थी। इसी हजरतगंज में सीओ जैसे अधिकारी को बोनट बैठा के घुमाया गया था समाजवादी सरकार में। जियाउल हक प्रतापगढ़ में उनकी हत्या शायद उसी सरकार में। वो तो ठीक है, अभी जो चल रही है उसके बारे में मैं क्या कह रहा हूँ, वर्तमान के बारे में पहले समझो तो मैं क्या कह रहा हूँ।
ये आम जनता देखी है, ठीक है, जो आज सरकार बनाने की घोषणा कर रहे हैं। 7 से 12 तक देखा है, 12 से 17 तक देखा है, और आज 17 से अब तक ये भाजपा को भी देख रही है। ये भारतीय जनता पार्टी जो कहती है हम ना आरक्षण खत्म करेंगे, हम ना संविधान बदलेंगे। अरे आरक्षण हमारा है कहाँ भाई? सरकारी संस्थाओं में है, और ये भारतीय जनता पार्टी सरकारी संस्थाओं को बेच करके प्राइवेट करती जा रही है, तो हमारा तो सब कुछ अपने आप खत्म होता जा रहा है। ये भी जनता समझ रही है। योगी जी कह रहे हैं फिर आएंगे हम तीसरी बार। कौन कहता कि नहीं आएंगे? अखिलेश जी कहने नहीं आएंगे क्या? अच्छा। योगी जी भी नहीं कहेंगे, अखिलेश भी नहीं कहेंगे। लेकिन जिस तरीके से जंगल राज कायम है उत्तर प्रदेश में, खासतौर पर बहुजनों के ऊपर, SC ST समाज के ऊपर, पिछड़े समाज के ऊपर, मुस्लिम समाज के ऊपर जो अत्याचार हो रहा, आज बताओ कि ये भाजपा की सरकार में 75-76 साल बाद भी हम अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकते, हमारी बेटी ब्यूटी पार्लर नहीं जा सकती। ये भी मथुरा में हुआ है, SC समाज की 2 बेटियों के साथ इस तरह का अत्याचार हुआ है। अभी इलाहाबाद में आग से जला दिया गया हमारे SC समाज के व्यक्ति को। तो आप जब ग्राउंड पे जाते हैं तो क्या लोग दुख दर्द बयां करते हैं कि अब हमसे गलती हो गई, अब हमसे गलती हो गई, अब हम बहन जी को लोग ये कह रहे हैं कि हमने 2007 की सरकार देखी है बहन जी की, जी 2007 की सरकार बहन जी की देखी है, 7 से 12 तक की हमने सपा की भी देखी है, और 22 से और 7 से 12 से 17 तक सपा देखी है, और 17 से अब तक भाजपा देखी है। आम जनता इसी जब तुलना करते हैं तो उसको लगता है कि हमें बहन जी ही ठीक हैं। बहन जी की सरकार में नौजवानों को रोजगार मिला, बहन जी की सरकार में किसानों को गन्ने का अच्छा दाम मिला, बहन जी की सरकार में कानून का राज था, बहन जी की सरकार में प्रदेश का विकास हुआ है। ये आम जनता इस चीज़ से सहमत है, और निश्चित आने वाले समय में सर्व समाज के लोग, खासतौर पर SC ST OBC पिछड़ा और मुस्लिम समाज भी हो, जो न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य समाज भी है, ये भी इकट्ठा होकर के फिर से पुनः बहन जी को इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे और प्रदेश का विकास करेंगे, कानून का राज लाएंगे। चलिए, धन्यवाद। तो ये है विश्वनाथ पाल जी, उत्तर प्रदेश बसपा अध्यक्ष, जिन्होंने हर मुद्दे पर विस्तार से अपनी बात की, और खास तौर से इन्होंने कहा कि अब BSP वो BSP नहीं है, BSP अब ग्राउंड पर है। 27 में उत्तर प्रदेश में आएगी बसपा की सरकार। ये बातचीत कैसी लगी, प्रतिक्रिया दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।